वेलकम बैक व्यूअर। ब्रेक के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और अगर बात करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जो डेवलपमेंट्स ये थी कि पाकिस्तान में गैरी क्रिस्टन ने जो है वाइट बॉल के हवाले से जो है रिज़ाइन पेश किया है और पीसीबी ने वो इस्तीफा मान लिया है उनका। और जो जेसन गिलेस्पी हैं वह वाइट बॉल कोचिंग पाकिस्तान का रोल निभाएंगे इन टर्म्स ऑफ अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से बात करें जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाना है। और फर्दर मोर अगर हम बात करें तो आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से भी प्लेयर्स की बात की, फ़खर जमान जो ड्रॉप हुए हैं उस पर भी हमने बात की। अब दोबारा हम शाहनवाज राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है और उनको वेलकम कहते हैं अगेन। सर अगेन वेलकम इन द शो। अच्छा शाहनवाज राना साहब अभी हमें थोड़ी देर में जो ज्वाइन करेंगे नाज़रीन। और जो बेसिकली मैं बात कर रहा था सब्जेक्ट टू कैप्टनसी जो है शान मसूद उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिकली इसको किया गया यानी अगर कैप्टन रहेंगे तो कैटेगरी बी में रहेंगे इन टर्म्स ऑफ अगर कैप्टन नहीं रहते तो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से खारिज भी किया जा सकता है, एग्जिट किया जा सकता है। खैर मोहसिन नकवी साहब ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर शान मसूद जो है कैप्टन नहीं रहते तो फिर दूसरी कैटेगरीज में इनको कैटेगरी सी या कैटेगरी डी में डाला जा सकता है। और अगर बात करें फ़खर जमान की तो फ़खर जमान एक बड़े प्लेयर थे, ड्रॉप ना बनते नहीं थे वो, उनको जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ना सिर्फ मतलब निकाला गया बल्कि टीम से भी उनको एक्सिट पैसेज दिया गया है क्योंकि उनको बताया कि ट्वीट वाला इशू भी था और ज़्यादा फिटनेस का जो है वो इशू बताया जा रहा था, फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया। खैर मुझे ज़्यादा मसला जो लगता है डिसिप्लिन का ही लगता है इन टर्म्स ऑफ जो उन्होंने ट्वीट की थी और वो पीसीबी के बारे में जो उन्होंने डायरेक्ट जो पीसीबी पे काइंड ऑफ अटैक किया था, तो वो चीज़ जो है बेसिकली मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है उनको पीसीबी को बॉदर की और पीसीबी ने जो है उनको शामिल नहीं किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। और जी नाज़रीन हमें शाहनवाज राना साहब ने दोबारा ज्वाइन कर लिया, इनको अगेन वेलकम कहते हैं। वेलकम बैक सर। सर अगेन वेलकम इन द शो। राना साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा राना साहब को शायद हमारी आवाज नहीं आ रही। नाज़रीन हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे से बात कर रहे थे तो इसमें जो है फ़खर जमान को ड्रॉप करना मेरे ख्याल में बनता नहीं था क्योंकि एक बड़े प्लेयर थे। और अच्छा अब शायद हमारी आवाज आ जाए राना साहब को। राना साहब आपको हमारी आवाज आ रही? जी जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। शो जी मेहरबानी, थैंक यू जी। सर शान मसूद की हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, उनके सब्जेक्ट टू कैप्टनसी के हवाले से जो है कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बी कैटेगरी में शामिल किया गया है और उनको बताया गया कि अगर कैप्टन रहेंगे तो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, अगर कैप्टन नहीं है तो समहाउ आपको जो ड्रॉप किया जाएगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। तो ये एक आपने समझ एक तलवार लटका दी ये शान मसूद के ऊपर कि इफ ही स्टेज कैप्टन तो ही विल रिमेन द पार्ट ऑफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज नलीफाइड साइडलाइंड। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, ये दुरुस्त आपने कहा कि उन पर तो एक तलवार लटका दी है यार। ये तो मतलब ऐसे बेवकूफ बनाने वाली बात है। अगर आप कप्तान रहेंगे तो भाई बोर्ड को नहीं पता कि उन्हें कप्तान रखना है या नहीं रखना, ठीक है ना, उनको मालूम नहीं है। और अब तो उन्होंने एक सीरीज जो है वो जीत ली एज ए कप्तान और इंग्लैंड के खिलाफ जीती है, तो अब तो टेस्ट मैच में उनकी कप्तानी कहीं खतरे में तो नजर नहीं आती मुझे कि कहीं वो अब मतलब रेड जोन के अंदर आगे हों। सो ये है कि उनको ये इससे नहीं करना कि जी अगर आप कप्तान होंगे तो आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब ये तो जो सीनियर और बड़े खिलाड़ी हैं जिनको एकदम आप सर पे बिठा लेते हैं और एकदम उठाकर जमीन पे पटक देते हैं, ये जो है तो बात बोर्ड की अच्छी नहीं लगी। अगर आपको उनको कॉन्ट्रैक्ट देना था तो कॉन्ट्रैक्ट दे देते और वो भी तो आप बी में दे रहे हैं उन्हें, ठीक है ना। तो अगर नहीं देना था तो साफ कह देते कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। लेकिन वो कप्तान है पाकिस्तान का यार, और उसने अभी बजाय उसको इनाम कोई मिलता कि भाई आपने चलो बहुत अरसे के बाद जो है वो एक कोई सीरीज पाकिस्तान ने जीती है, आपने उसको इनाम के तौर पे एक तलवार लटका दी कि अगर आप कप्तान रहेंगे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, नहीं होगे तो नहीं मिलेगा। मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी बुरी पॉलिसी है और इसके ऊपर चेयरमैन साहब को जो है वो गौर करना चाहिए। और आगे अगर चलें तो कैटेगरी ए में जो है रिजवान को शामिल किया गया है और बाबर आजम है, और कैटेगरी बी में जो है शाहीन है, नसीम है, सिर्फ फर्दर मोड चल रहा है। लेकिन एक चीज़ जो है अहम थी यहाँ पे, इफ्तिखार अहमद को भी साइडलाइन किया गया है, शादाब को भी साइडलाइन किया गया है, तो उनकी परफॉर्मेंसेज भी खैर इतनी अच्छी नहीं थी। तो आपने समझते कि अगर इनको निकाला भी जा रहा था, टीम से एक्सक्लूड किया जाता तो समहाउ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट रखा जा सकता था। देखिए बात ये कि शादाब तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, टीम से बाहर है, अलग बात है। और मुझे ये नहीं समझ आई
कि एक ऐसा खिलाड़ी के जो मुसलसल टीम का साथ रहा है और वो खासा अच्छे खेल का मुजाहिरा भी कर चुका है, और अभी उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस जो है, ये जो अभी चैंपियन कप हुआ है इसमें भी कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो ये है कि चले टीम से तो अगर उसको खारिज कर दिया गया, बिठा दिया गया तो बिठा दिया गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकालना जो है ये तो बिल्कुल मेरी समझ में तो नहीं आता कि बोर्ड की पॉलिसी जो है वो क्या है और क्यों ऐसा जो है किया जा रहा है। हाँ, आगे अगर चले इन टर्म्स ऑफ थोड़ा सा उसामा मीर पे आ जाते हैं, क्योंकि उसामा मीर आपको पता है एक अच्छे स्पिनर हैं, तगड़े स्पिनर हैं, पीएसएल में भी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं। उनका एक समहाउ एक मसला भी हो गया था वहाब रियाज के साथ, वो कंट्रोवर्सी भी सामने आई थी कि उनको जो है ड्रॉप कर दिया गया। फिर जब वो जो खेलने के लिए गए बाहर लीग खेलने गए तो उनको वहाँ से एक मैच भी नहीं खेलने दिया और वापस बुला लिया गया, टीम में भी नहीं रखा गया, एनओसी भी नहीं दिया गया। तो इन टर्म्स ऑफ उनके कुछ मामला चले थे, लेकिन स्टिल ही इज़ अ वेरी गुड स्पिनर फॉर पाकिस्तान। तो उनको जो है ड्रॉप किया गया, उनको ड्रॉप करके कुछ नए लड़कों को जो है वेरी यंग, जो जिस तरह फैसल अकरम है, अरफात बिन हास है, उनको मौका दिया गया है। तो आप नहीं समझते कि उसामा मीर को इस तरह साइडलाइन करना बनता नहीं था? वैसे देखिए, असल में बात यह है कि हम अगर अपनी जाती अनाओं पर और अपनी जातियात पर आकर ये फैसले करते हैं तो ये तो इंतहाई दुख वाली बात है। हमें फैसला करते हुए कौमी मफाद को मद्देनजर रखना चाहिए। उसामा मीर को एकदम से इस तरह से साइडलाइन करना भी कोई अच्छी बात जो है वो नहीं है। उसने माजी में बहुत खेल का मुजाहिरा किया है और कई जीतों में उसका हिस्सा भी बनता है, लेकिन ये कि अगर हम उसको अपनी अनाओं की भेंट चढ़ा दें और ये समझे कि हमारे उसकी किसी के साथ उसकी टसल रही है और किसी के साथ उसकी लड़ाई रही है तो अब उस लड़ाई का खमियाजा जो है उसको इस तरह भुगतना पड़ेगा, तो मैं ये समझता हूँ ये तो बुरी बात है। लेकिन ये कि उसामा मीर की क्रिकेट तो अभी बाकी है, उसने पाकिस्तान के लिए बहुत खेलना भी है, तो अगर टीम में नहीं भी है और नए लड़कों की जगह बनती है तो बाकी जो क्रिकेट का जो एक ढांचा है उसमें तो वो उसको शामिल रखना चाहिए ना। मेरा ख्याल है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी वो नहीं है, ठीक है ना। तो वो ये है कि एकदम हीरो और एकदम जीरो वाला जो किस्सा है ना, इसको खत्म करना चाहिए और हमें कौमी मफाद में फैसले करने चाहिए, बजाय इसके कि हम जाती जो अपनी चपकलिश है उनको मद्देनजर रखते हुए, सामने रखते हुए, पसंद और नापसंद के चक्कर के अंदर जो है वो बिगाड़ पैदा करते चले जाए। और अगर आगे चले सर, जिस तरह फैसल अकरम को सिलेक्ट किया गया है एज अ स्पिनर और अरफात बिन हास को सिलेक्ट किया गया, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, फिर सुफियान मकीम को सिलेक्ट किया गया है, वो भी जो है रिस्ट स्पिन है, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन है, उनको बेसिकली शामिल किया गया। लेकिन अगर उनका लिस्ट कैरियर उठा के देखा जाए या फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखा जाए तो 5-5, 6-6 इनके मैचेस हैं। तो ये T20 के लिए तो ठीक है, चलो समझ आती थी, लेकिन ODI के लिए सिलेक्ट कर लेना और इतने बड़े मौके पे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आपका पास उस तरह से एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो फिर इस सूरत में तो आपको एक्सपीरियंस बॉलर के साथ जाना चाहिए था। आप साजिद खान के साथ चले जाते। आपने जो यंग बच्चों को शामिल किया उनका तो कोई तजर्बा ही नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में। बात ये कि साजिद ने और नुमान ने दोनों ने टेस्ट मैच बैटिंग के अंदर भी अपने जौहर दिखाए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो पाकिस्तान आखिरी जीता है ये साजिद और नुमान की जो शिराकत डाली थी सऊद शकील के साथ, उसकी नतीजे के अंदर पाकिस्तान की टेस्ट मैच जो है वो जीता है। तो ये है कि मैं जाती तौर पे बड़ा हैरान हूं कि इन दोनों स्पिनर्स में से किसी को भी ODI के अंदर नहीं डाला गया, हालांकि इनको डाला जा सकता था, ठीक है ना। और ये बैटिंग में भी कुछ दिखा सकते थे और बॉलिंग में तो इन्होंने अब दिखाई दिया है जो भी कुछ इनकी सलाहियतें थी पाकिस्तान में। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि नए खिलाड़ियों को जिनकी परफॉर्मेंसेज डोमेस्टिक में अच्छी है उनको यकीनन चलें। जिन खिलाड़ियों का आपने नाम लिया, अगर ये नहीं भी खेलेंगे तो ये वहां बैठकर बहुत कुछ सीखेंगे जरूर, इनको बहुत कुछ चीजें जो है वो समझ में आएंगी करना क्या चाहिए। लेकिन ये कि जैसा कि आपने साजिद और नुमान की बात की, नुमान का भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो तलवार लटक रही है, उनका भी फिटनेस से मशरूफ है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जबकि उन्होंने 20 विकेटें जो है वो 2 मैचों में ले ली, तो अब और वो भी 5 रोजा मैचेस में, तो अब फिटनेस का क्या मेयार था भाई। अगर आप 5 रोजा मैच इतना अच्छा खेलते हैं, ठीक है ना, सारा दिन उसने बॉलिंग कराई है तो फिटनेस के लेवल पर ही कराई है ना। तो अगर आपका फिटनेस के उसको सामने रखते हुए उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करें तो यार कितनी बुरी बात है। बहरहाल ODI के अंदर इन दोनों खिलाड़ियों में से किसी एक को जो था वो टीम के साथ जाना चाहिए था। और बाबर की अगर बात करें, बड़ी हाइप मची हुई थी, बड़ा शोर मचा हुआ था, शोर गोल था, फैंस ने बड़ा शोर मचाया हुआ था, आसमान सर पे उठाया हुआ था कि बाबर आजम को जो है
साइडलाइन कर दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है, बाबर दोबारा हमें ग्रीन कलर्स में नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया टूर की, उसमें भी सिलेक्ट हो गए हैं। पाकिस्तान की अगर ऑस्ट्रेलिया टूर T20 सीरीज की बात करें, उसमें भी सिलेक्ट हो गए हैं। ओडीआई का भी पार्ट है, T20 सीरीज का भी पार्ट है। तो आप नहीं समझते कि फैन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर देते हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देना शुरू हो जाते हैं, फिर अपनी जो है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं डिफरेंट सोर्ट ऑफ स्टोरीज, वीडियोस। तो थोड़ा सा पेशेंस आप नहीं रखते फैंस, आप नहीं समझते फैंस को भी रखना चाहिए? यार ये फैंस तो होते ही हैं, जाहिर है फैन फॉलोइंग जो है बड़ा काउंट करती है, लेकिन टीम में आना और जाना जो है ये तो बोर्ड का इस्तेहकाक होता है, सिलेक्शन कमेटी का इस्तेहकाक होता है। आपके परफॉर्मेंसेस को सामने रखकर ये सब कुछ किया जाता है। तो बाबर को तो टेस्ट मैच से बाहर किया गया था, कोई उनको ये तो नहीं था कि वो वनडे से या T20 से भी उनको फारिग कर दिया गया, ऐसा तो नहीं था। और उनके लिए शोर मचाना जो था वो तो कोई, मैं ये समझता हूँ कि बात नहीं बनती, क्योंकि उनको तो सिर्फ टेस्ट मैच की टीम से जो था वो बाहर किया गया था, उनको कोई वनडे या T20 से नहीं बाहर किया गया था, और वो मौजूद हैं। लेकिन बोर्ड ने फिर एक और अच्छा फैसला ये भी किया है कि वो जिम्बाब्वे के टूर में टीम के साथ नहीं होंगे, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि उनकी जगह किसी एक नए खिलाड़ी को एक कमजोर टीम के खिलाफ जो है एक अच्छा मौका मिलेगा खेलने का। तो ये है कि वो ऑस्ट्रेलियन विकेटों के ऊपर पाकिस्तान के लिए दस्तयाब होंगे, जिम्बाब्वे के लिए नहीं है। और जहां तक उनका T20 और वनडे का जो मामला है वो उसमें नंबर 1 है, और मेरा ख्याल है कि उनका तो इखराज किसी सूरत में भी बनता ही नहीं था। तो ये है कि बड़ा अच्छा फैसला है बोर्ड का कि वो ऑस्ट्रेलियन टूर में टीम के साथ होंगे। और मेरा ख्याल है कि इस धचके के बाद के जो उनको टेस्ट मैच में मिला है वो अपनी परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो देंगे, सियासत से निकल जाएंगे वो। और अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ विकेट्स की, आपको पता है जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो थोड़ा सा अनइवन बाउंस भी मिलेगा। और आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स, अगर हम बात करें तो जो बाउंस होता है, एक्स्ट्रा बाउंस, उसके खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेटर्स जो हैं उनका कोई मिजाज थोड़ा डिफरेंट है, उसको उनको थोड़ा बॉदर करता है। एक्स्ट्रा बाउंस जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनके लिए। तो इस बाउंस से डील करने के लिए पाकिस्तान टीम को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बाउंस से डील करने के लिए? बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी अचानक ही मतलब टेस्ट मैच खत्म हुआ है और टीम का अनाउंस हुआ, और वो टीम जो है वो अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के ऊपर रवाना हो गई। और यकीन एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का एनवायरनमेंट जो है वो होगा कि पाकिस्तान में जो विकेट बनाई गई वो कुछ और थी, रड़ा विकेट थी, उसके ऊपर जो भी खेल हुआ वो हुआ आपके सामने। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं है, वहां बॉल जो है वो फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ा मददगार साबित होता है, बाउंस भी होता है, तेज भी आता है वहां। तो ये है कि वहां जरा बॉलर्स के लिए तो बहुत सारी चीजें मौजूद नजर आएंगी, लेकिन बैट्समैन भी वहां वही कामयाब होंगे जो दिलेरी के साथ जो है वो खेलेंगे। अगर तो हमारे खिलाड़ी फिर डिफेंसिव हो जाते हैं, फिर वही डरू और भागने वाला काम करते हैं, तो फिर तो नतीजा हम नहीं ले सकेंगे। लेकिन अगर हमारे खिलाड़ियों के अंदर थोड़ी सी जान हुई, अकल हुई, और वो अपना उनके ऊपर उन्होंने चार्ज किया, तो उन विकेटों के ऊपर भी पाकिस्तान जो है वो स्कोर की भी सलाहियत जो है वो रखता है। बात असल में यही है कि दिलेर होकर खेलना पड़ेगा। और जैसा कि रिजवान ने कहा कि हार जीत तो मैच में होती है, लेकिन कम से कम लड़कर हारने में कोई इतनी तकलीफ नहीं होती। ये होता है कि इसका मुकद्दर था वो जीत गया। तो अगर ये लड़कर भी वहां हार जाएंगे तो फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर इन्होंने हथियार फेंक दिए और हमें पता चला कि हमारे खिलाड़ी तो जनाब उन बॉलर्स के सामने जो है वो रेत की दीवार साबित हुए, तो फिर ये होगा। लेकिन ये हकीकत है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिफरेंट क्रिकेट होगी जो पाकिस्तान में हुई है। और पेसर्स के हवाले से अगर बात करें, पाकिस्तान के पास अच्छे पेसर्स मौजूद हैं, जिसमें हुसैन भी है, हारिस रऊफ भी है, नसीम शाह भी है, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं। तो जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया की ट्रैक्स हैं, आपको पता है वो फास्ट बॉलिंग को फेवर करते हैं समहाउ। और जब पाकिस्तान ने अपना लास्ट वर्ल्ड कप खेला था ऑस्ट्रेलिया में, T20 वर्ल्ड कप, तो तब भी पाकिस्तान ने 4 पेसर्स खिलाए थे। और जब मेलबर्न में फाइनल भी हुआ था तो पाकिस्तान ने 4 पेसर्स खिलाए थे। वो बदकिस्मती होगी, शाहीन अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए, वो बाहर चले गए, फिर वो आप मैच हार गए इंग्लैंड से, वरना शायद नताइज जो है डिफरेंट होते। तो अभी भी जब पाकिस्तान ने क्रिकेट खेलनी है तो आप क्या समझते हैं कि हमें 4 पेसर्स के साथ ही जाना चाहिए और साथ एक स्पिन हो जाए, क्योंकि पेसर्स समहाउ मुफीद पेसर्स के लिए मुफीद ट्रैक नजर आता है? ये तो देखें जी, वहां जो सिलेक्शन कमेटी है या वहां जो थिंक टैंक है उसका ही फैसला होगा। लेकिन उन विकेटों के ऊपर यकीनन पेसर्स का ही किरदार बड़ा अहम होता है। और हसनैन का मैं खासतौर पे जिक्र करूंगा, जिन्होंने अभी चैंपियन कप के अंदर
बहुत उम्दा बॉलिंग की, 17 आउट की है और वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे, कार भी उन्होंने जीती। तो और वो इन बाकी तमाम बहरहाल में नसीम के हम पल्ला हैं, और बल्कि पेस में अगर देखा जाए तो वो नसीम से कुछ थोड़ा सा आगे भी नजर आते हैं। तो वो अगर खिलाया जाएगा तो ये एक अच्छी बात होगी, और उन विकेटों के ऊपर ख्याल है कि हसनैन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेगा जो तेज विकेटें हैं। तो बात ये है कि जाहिर है कि वहां क्रिकेट के मूड को देखकर ही टीम जो है वो बनाई जाएगी, लेकिन इसमें यह है कि वनडे के अंदर यकीनन एक स्पिनर जो है, और रेगुलर स्पिनर जो है, उसका खेलना बहुत जरूरी होता है कि उसने 10 ओवर करने हैं। सो ये है कि अब हमें पेसर्स के ऊपर तो यकीनन इन्हिसार करना पड़ेगा। और मैं फिर कहता हूं कि अगर तो हसनैन को आप लेकर गए तो आप उसे वहां प्लीज बिठाएं मत, उसको खिलाएं, उससे इस्तेफादा करें, और अगर वो चल गया तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए खासी आसानियां हो जाएंगी। अच्छा, बाकी सवाल लेते हैं, उसके बाद साइन ऑफ करेंगे प्रोग्राम से। सर क्विकली आप बता दें, रिजवान को तो कैप्टन बनाया गया, वो बड़ा अच्छा फैसला नजर आता है। साथ साथ सुलेमान अली आगा को जो है वाइस कैप्टनसी दी गई है, नायब कप्तान बनाया गया। तो आपको ये डिसीजन कैसा लगता है, क्योंकि रिजवान तो वन ऑफ बेस्ट चॉइस हैं ये कप्तान की। इन टर्म्स ऑफ अगर सलमान अली आगा बात की जाए तो उसके बारे में आप क्या समझते हैं कि इट्स राइट कॉल कि सलमान अली आगा को वाइस कैप्टन बनाया गया? देखिए, ये बहुत अच्छा एक फैसला है। उसकी वजह यह है कि अगर तो हम रिजवान को समझते हैं कि वो बहुत तजर्बाकार कप्तान है, तो फिर उनके नीचे एक लड़का यकीनन ऐसा भी होना चाहिए था कि जो मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान टीम का कप्तान बनने की सलाहियत रखता हो। ठीक है। और इस ऐलान से पहले ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि T20 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में भी सलमान आगा को कप्तान बना दिया जाए, लेकिन जिम्बाब्वे के लिए तो वो है T20 के लिए कप्तान, ठीक है ना। तो नहीं, रिजवान ही है उसमें। नहीं, जिम्बाब्वे में अगर T20 की बात करें, T20 स्क्वाड के कप्तान जो हैं वो सलमान अली आगा हैं जिम्बाब्वे के लिए। ऐसा भी है, तो ये है कि अगर वो कुछ सीखेंगे तो मुस्तकबिल के अंदर हमें एक कप्तान मिल सकता है, बजाय इसके कि हम सडनली किसी एक नए खिलाड़ी को कप्तान बना दें और उसके ऊपर ऐसी जिम्मेदारियां डाल दें जो उससे ना संभाली जाएं। ये अच्छा नहीं होगा। सलमान अगर रिजवान की मौजूदगी में कुछ तजर्बा हासिल करेंगे, कुछ सीखेंगे, तो पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल के अंदर उसके अच्छे नताइज होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राना शाह नवाज साहब मौजूद थे, वैल्यूएबल एडिशन किया इन्होंने प्रोग्राम में। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, नाज़रीन के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी सारी रहा, और हमें अब साइन ऑफ की तरफ जाना है, प्रोग्राम क्लोज करना है। और नाज़रीन, अगर इन टर्म्स अब हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो जिस तरह बात हो रही थी कि फ़खर जमान को जो है ड्रॉप किया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, जो कि चीज़ संभव समझ नहीं भी आती क्योंकि बड़े प्लेयर थे, इम्पैक्ट प्लेयर थे। खैर PCB जाने और फ़खर जमान जाने, उनका ये डिसीजन है। फ़खर जमान ने एक ट्वीट भी इस तरह की थी, तो समहाउ शायद उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, और समहाउ ट्वीट करनी भी नहीं चाहिए थी क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है मैसेज गलत जाता है, लगता है कि टकराव हो गया PCB में और प्लेयर में। और अगर आगे बात करें, इमामुल हक को भी ड्रॉप करना समहाउ समझ नहीं आता सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। उनको प्लान्स में तो रखना चाहिए था क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान टीम के लिए। और अगर आगे चलें, नुमान इज सब्जेक्ट टू फिटनेस कैटेगरी C में उनको गालिबन शामिल किया गया, और कैटेगरी B में जो है शान मसूद को शामिल किया गया। वो सब्जेक्ट टू कैप्टनसी है कि अगर कैप्टन नहीं रहते तो समहाउ शायद उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है उससे एग्जिट पैसेज उनको मिल जाए। तो ये भी एक तलवार लटकाई गई है उनके सर के पर शान मसूद के। और कैटेगरी A में जो है बाबर आजम को शामिल किया गया और रिजवान को शामिल किया गया। गैरी क्रिस्टन ने जो है इस्तीफ़ा दिया है, उनका इस्तीफ़ा PCB ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, और जो जैसन गिलेस्पी हैं वही जो है ODI सीरीज़ में और T20 सीरीज़ में पाकिस्तान को एज अ कोच जो है वो डील करेंगे, हेड कोच। और नाज़रीन, हम जो है अब पाकिस्तान टीम को बेस्ट विशेज़ कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ने जाना, आई होप पाकिस्तान उसमें ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छे परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करे और सीरीज़ जीते। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमें अपना प्रोग्राम इख्तिताम करना है। हम नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अजबर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।